नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस एकेडमी में। आज हमने दिव्यांग छात्रों से जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एक ही इस वीडियो में समावेश किया है। मैं आप सभी लोगों का वीडियो में अटेंशन चाहूँगा और ये प्रश्न यूपी टेट सुपर टेट के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको समय पर वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे को किस श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? देखिए, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, क्या हुआ, हैंग हो रहा है। देखिए, नंबर 1 होता है शारीरिक रूप से अपंग बच्चा। ठीक है, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चा। ठीक है, और दूसरा बच्चा होता है मानसिक रूप से। ठीक है, दूसरा बच्चा क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा रूप क्या होता है, दूसरा होता है मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चा। ठीक है, तो ऐसी तरीके से ही सारे प्रश्न आपके इसमें लिए गए हैं। आपके इसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, एप्रेक्सिया, एलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सारे प्रश्न भी इसमें सारे के सारे आगे प्रश्न हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चे कितने प्रकार के, दिव्यांग बच्चे की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सब प्रश्न आपके आगे इसमें सब समावेशित किया गया है। आज तक जितने भी प्रश्न दिव्यांग बच्चों से पूछे गए हैं। तो दिव्यांग बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, ये अभी हमने अभी देखा। दिव्यांग बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक रूप से और दूसरा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे। ठीक है, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे। ठीक बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। तो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? ठीक है, दिव्यांग बच्चों की जो शिक्षा है किस प्रकार से होनी चाहिए? दिव्यांग बच्चों की शिक्षा दिव्यांग बालकों के अनुरूप ही होनी चाहिए। देखिए, कैसे होनी चाहिए? अगर कोई बच्चा दृष्टिहीन बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा दृष्टिहीन बच्चा है, तो उसको क्या करेंगे, कक्षा में सबसे पहले बिठाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अलग व्यवस्था है, कक्षा में पहले बैठाने की व्यवस्था है। दूसरा क्या है, अगर बच्चा दृष्टिहीन बच्चा है, दूसरा बच्चा अपंग बच्चा है, ठीक है, अपंग बच्चे को भी इसी प्रकार से कक्षा में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, कक्षा में उचित स्थान दिया जाना चाहिए और अन्य बच्चों के साथ में समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से दिव्यांग बच्चों के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो दिव्यांग बच्चों के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, मानसिक रूप से दिव्यांग बालक में कैसी परिपक्वता आने में कठिनाई होती है? ठीक है, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में कैसी परिपक्वता आने में कठिनाई होती है? देखिए, मानसिक रूप से जो बच्चा होता है उसमें संवेगात्मक रूप से परिपक्वता आने में कठिनाई होती है। ठीक है, मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चा होता है वो संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होता है। ठीक है, क्या होता है, संवेगात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर बच्चा होता है। ठीक है, इसमें बच्चे में क्या होते हैं, इसमें बच्चे में आपका क्रोध आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, रोष बच्चे में ज़्यादा होता है। ठीक है, बच्चा आलसी प्रवृत्ति का होता है, ये बच्चा आलसी प्रवृत्ति का होता है। इसमें एक्टिवनेस, ठीक है, नहीं होती है बच्चे में। और ये बच्चा जो है रोना और मानसिक रूप से कमज़ोर, तो ये सब इन बच्चे इस तरह के लक्षण इस बच्चे के लक्षण होते हैं। अतः संवेगात्मक परिपक्वता क्या होती है, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों में प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक है, गणित संबंधित दोष का नाम बताइए। देखिए, गणित संबंधित जो दोष है वो क्या है? गणित संबंधित दोष ये है, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि 2 × 2 क्या होता है, तो ये बच्चा शायद ये जवाब ना दे या गलत जवाब दे। ठीक है, 3 × 3 क्या होता है? ठीक है, 3 × 3 क्या होता है? 1 + 1 क्या होता है? तो इसका जो उत्तर है, बच्चा अगर गलत देता है, ठीक है, अगर बच्चा इसका गलत देता है तो उसे गणित संबंधित दोष कहते हैं। ठीक है, या बच्चे को सिखा दिया 2 + 2 ये होता है, 1 + 1 ये होता है। ठीक है, और बच्चा क्या करता है, 1 + 1 को जोड़ने की बजाय वो गुणा करता है, या 2 + 2 को जोड़ने की बजाय गुणा करता है, 2 + 2 को जोड़ने की बजाय घटा करता है। तो ऐसे संबंधित क्या होते हैं, ये गणित संबंधी दोष हैं। और गणित संबंधी दोष किस में आते हैं, ये आते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का अर्थ समझिए, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलिया का मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन है और डिस का मतलब है, ठीक है,
कमी या अकमी, ठीक है, कमी या मतलब निगेटिव पॉइंट में है, ठीक है, निगेटिव पॉइंट में है, ठीक है, डिसकैलकुलिया, ठीक है, यानी कि गणित कैलकुलेशन करने की अक्षमता, ठीक है बच्चे। तो गणित संबंधी जो दोष होता है क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। दिव्यांग बालक से क्या तात्पर्य है, दिव्यांग बच्चे से क्या तात्पर्य है? देखिए दिव्यांग बच्चे से क्या तात्पर्य है इसका मैं समझाता हूँ। दिव्यांग बच्चे ऐसे जो शारीरिक रूप से अपंग बच्चे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो मानसिक रूप से अपंग बच्चे हैं, ठीक है, जो मानसिक रूप से अपंग है। तीसरा क्या है, जो संवेगात्मक रूप से अपंग बच्चे हैं, ठीक है, जो संवेगात्मक रूप से अपंग या क्या है, कमजोर है, ठीक है। यही बच्चे दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। वो शारीरिक अपंग में, मानसिक अपंग में, दिव्यांग, संवेगात्मक अपंग में, ठीक है। तो यही क्या आते हैं, दिव्यांग रूप से दिव्यांग बालक होते हैं, ठीक है। तो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक बच्चे जो होते हैं वो दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो दिव्यांग बच्चे का आप यहाँ पे अर्थ समझ गए होंगे, ऐसा बच्चा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से कमजोर होता है, ठीक है। ऐसा बच्चा जो शारीरिक, मानसिक रूप से कमजोर होता है, क्या होता है, वो दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है दृष्टि बालक, श्रवण बालक, दृष्टि बालक, श्रवण बालक यानी कि सुनने में कमजोर बालक, मूक बालक यानी कि जो बच्चा बोल नहीं सकता, हकलाने में बालक अर्थात जो बच्चा तुतलाता है, बालक किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। दृष्टि से हीन बालक हैं, सुनने में हीन बालक बच्चे हैं, तुतलाने में हीन बच्चे हैं और हकलाने में हीन बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे किस श्रेणी में आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग में आते हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग में आते हैं या दृष्टि रूप से दिव्यांग में आते हैं। तो ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है बच्चों। शारीरिक रूप से दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है बच्चों, शारीरिक रूप से दिव्यांग की श्रेणी में ऐसे बच्चे, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं, दृष्टि दोष से युक्त, दृष्टि दोष से युक्त बालक किस प्रकार की दिव्यांगता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे में दृष्टि दोष है अर्थात कम देखता है, ठीक है, कम देखता है, ठीक है, तो ऐसा बच्चा किस प्रकार की दिव्यांगता का शिकार है, मानसिक दिव्यांगता है या शारीरिक दिव्यांगता है या फिर दोनों है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, ऐसा दृष्टि दोष क्या है, शारीरिक विकलांगता है, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है, शारीरिक विकलांगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी की दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस श्रेणी की दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है वो क्या आते हैं, वो मानसिक बुद्धि लब्धि, ठीक है, कम होती है तो वो मानसिक दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मानसिक दिव्यांगता के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है, ठीक है बच्चों। एक बच्चा है जो ग्रसित है, 100 और वाज को एक समझता है और न्यूक्लियर और अनक्लियर को एक समझता है, अंतर ऐसा बच्चा नहीं कर पाता है। तो उसमें किस प्रकार की, ऐसे बच्चे में किस प्रकार की दिव्यांगता है, ठीक है, या अक्षमता है। तो ऐसा बच्चा जो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चे में क्या है, ऐसे बच्चे में जो है आपको देखने को मिलेगा डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता होती है, ठीक है, पढ़ने की क्या है, ये अक्षमता है, ठीक है, पढ़ने की क्या है, अक्षमता है। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता है बच्चे, ठीक है। और ये बच्चा क्या करता है, मिलते जुलते शब्द हैं जैसे 100 है और वॉज है, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है कि इनमें बस आगे पीछे वर्ड हो रहे हैं। तो बच्चा कहीं 100 लिखा हुआ है उसको वाज देखेगा और कहीं वाज लिखा हुआ है उसको 100 देखेगा, ठीक है। मिलते जुलते शब्द जो आगे पीछे होते हैं उनमें बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता और इसी वजह से क्या है, उस बच्चे में पढ़ने की अक्षमता विकसित हो जाती है, जिसको बाल मनोविज्ञान की भाषा में डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑलराइट बच्चा पार्टी। नेक्स्ट है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों को
साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ओके, ये क्या होगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे के साथ में एक शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चे हैं उनके साथ में अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बच्चे के साथ में भेदभावपूर्ण नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को समान आचार विचार भाव से देखना चाहिए। ठीक है, और समान ही जो सम्मान है, ठीक है, सभी बच्चों के साथ में वो दिया जाना चाहिए। इसलिए बच्चे का क्या है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ऐसे बच्चे जो मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं। आप भी एक भावी अध्यापक बनने वाले हैं, तो ये आपके आने वाले भावी अध्यापक के आपकी जो शिक्षक शैली है और आपकी जो सोच विचार शैली है, बाल मनोविज्ञान इसको बिल्कुल आपको क्या कर देगा, बदल देगा। ठीक है, आप क्या करने लगेंगे, आप एक बाल मनोविज्ञान की शैली से, ठीक है, आप बच्चों को देखने लगेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। कम दृष्टि दोष से ग्रसित बालक को कहाँ बैठाया जाना चाहिए। ऐसा बच्चा जिसकी दृष्टि कमज़ोर है, ऐसा बच्चा जिसकी दृष्टि कमज़ोर है, उसको कक्षा में सबसे आगे बैठाना चाहिए। ठीक है, कक्षा में सबसे आगे बैठाना जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा बच्चा जो दृष्टि से ग्रसित है, चश्मे लगाता है या कम नज़र में आता है, तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाना चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से दिव्यांग बालक समक्ष उपस्थित किसी एक समस्या का क्या है ये, मान बताओ। मानसिक रूप से दिव्यांग बालक मानसिक रूप से दिव्यांग बालक के समक्ष उपस्थित किसी एक समस्या का कारण होगा, ये कारण बताइए। ठीक है, आयोजन संबंधी समस्या है, समायोजन संबंधी समस्या है, अभिव्यक्ति संबंधी समस्या है। ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से जो दिव्यांग है उसके समक्ष में कौन सी समस्या होती है, ये शायद कारण है ये। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से दिव्यांग है उसमें समायोजन संबंधी समस्या होती, क्या होती है, उसमें समायोजन, ठीक है, समायोजन संबंधी समस्या होती है। ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से अपंग है, ठीक है, मानसिक रूप से अपंग बच्चा जो है समायोजन नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चे, मानसिक रूप से अपंग बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है ठीक प्रकार से, और ऐसे बच्चे में मानसिक रूप से संबंधित समायोजन संबंधी समस्या देखी जाती है। नेक्स्ट है, विभिन्न अंगों के हड्डियों, ग्रंथियों या जोड़ों से संबंधित विकार किस प्रकार की दिव्यांगता। आपने देखा होगा बच्चे में हड्डी से संबंधित विकार है, ग्रंथियों से संबंधित विकार है और जोड़ों से संबंधित विकार है ना। तो ऐसी जो दिव्यांगता है वो किस प्रकार की दिव्यांगता सामने आती है ना, किस प्रकार की जो है दिव्यांगता है सामने आती है। ठीक है, तो देखिए ऐसी जो होती हैं ये हड्डियों और ग्रंथियों और जोड़ों से संबंधित जितनी भी इस प्रकार की संबंधित समस्याएं हैं बच्चे के अंदर, आपने देखा होगा, आपने कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जो बैसाखी होती है ना, बैसाखी होती है, बच्चे अपंग होते हैं उसको लगा के आते हैं। कई बार बच्चे क्या होते हैं किसी दुर्घटना में हड्डी वगैरह की चोट लग जाती है, उसमें बच्चे किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने देखा होगा, है ना। तो इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगी, इसमें दोनों ही प्रकार की दिव्यांगता बच्चे में शामिल की जाती है। ठीक है, ये दोनों ही बच्चे में शामिल की जाती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा, है ना। बच्चा कई बार आपने देखा स्कूल में बच्चे आते हैं बैसाखी के सहारे होते हैं, ज़्यादातर पोलियो वगैरह के शिकार बच्चे होते हैं ना, और उनकी हड्डियाँ क्या होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं बच्चों की, तो ऐसे बच्चे दिव्यांग होते हैं। ठीक है, तो उनमें मांसपेशियाँ भी वीक होती हैं और उनकी हड्डियाँ भी वीक होती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मांसपेशियों और हड्डियों से, ठीक है, दिव्यांगता को उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दिव्यांगता का प्रमुख कारण क्या होता है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसका कारण क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसका कारण क्या हो सकता है। ऐसा बच्चा जन्म से ही जन्मजात ही दिव्यांग हो सकता है, या ऐसा कोई बच्चा किसी दुर्घटना का ग्रस्त शिकार हो कि दिव्यांगता का शिकार हो सकता है। ठीक है, यही दो रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे यही दो रीज़न हो सकते हैं। और देखिए जैसे दुर्घटना है, इसमें सपोज़ कीजिए पैदा होने के बाद पोलियो हो गया, या किसी बीमारी के कारण, ठीक है, किसी बीमारी के कारण बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, या ठीक है, जैसे कैल्शियम
कैल्शियम की कमी से बच्चे में हड्डियों की कमजोर, ठीक है, बोन डेंसिटी, ठीक है, बोन डेंसिटी कमजोर हो गई बच्चे की। तो ये सब जो दिव्यांगता के प्रमुख कारण हैं इसमें ही आएंगे, ठीक है, और जन्मजात और दुर्घटना में, ठीक है। तो यही दो प्रकार के दिव्यांगता के प्रमुख कारण होते हैं बच्चे में। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित आदि विषयों को समझने में कमजोर बालक किस समस्या से ग्रसित होता है? ठीक है, पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित और आदि विषयों को समझने में बच्चे में किस प्रकार की समस्या से ग्रसित होता है? तो ऐसा बच्चा जो होता है वो अधिगम अक्षमता से ग्रसित होता है, ठीक है। ऐसा बच्चा क्या होता है, वो अधिगम अक्षमता से ग्रसित होता है, ठीक है। अधिगम अक्षमता से बच्चे ग्रसित क्या होते हैं, पढ़ने में वीक होते हैं, लिखने में वीक होते हैं, ठीक है, मौखिक रूप से सही से बोल नहीं पाते, है ना, मौखिक रूप से ठीक से नहीं बोल पाते, अध्यापक के सामने जाने से जी कतराता है उनका, ठीक है, अध्यापक से अपनी बात अपनी परेशानी ऐसे बच्चे नहीं बता पाते हैं, है ना, ऐसे बच्चे अपनी परेशानी को नहीं बता पाते हैं, ठीक है, अध्यापक से। तो ऐसे बच्चे क्या हैं, अधिगम अक्षमता का शिकार होते हैं, ठीक है। निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्या उद्देश्य है? ऐसे बच्चे जो निशक्त हैं उनके लिए समेकित शिक्षा अर्थात यहाँ समावेशी शिक्षा ही है, इसको समेकित शिक्षा भी बोलते हैं, है ना, इसको समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं समेकित शिक्षा को। तो केंद्रीय प्रायोजन योजना का आखिर उद्देश्य है क्या? ठीक है, ऐसे जो बच्चे हैं निशक्त हैं, ठीक है, उनमें जो केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, उस योजना का आखिर उद्देश्य क्या है? ठीक है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं, डेली स्कूल जाएं, ठीक है, डेली अपनी क्लास लें, है ना, डेली अपनी क्लास अटेंड करें, और जो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से बच्चों के लिए पोषण आदि की व्यवस्था की जाती है वो सब क्या है, वो समेकित शिक्षा का ही, ठीक है, समेकित शिक्षा का ही एक क्या है, भाग है ना, समेकित शिक्षा का ही क्या है, एक भाग है। तो निशक्त बच्चों के लिए जो समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना है वो बच्चों को क्या है, नियमित विद्यालय भेजने की योजना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? एक बच्चा है जो सही से लिख नहीं पाता है, ठीक है, जो सही से लिख नहीं पाता है, लिखने में क्या है, वो अक्षम है, ठीक है, लिखने में क्या है, वो बच्चा लिखने में अक्षम है। ऐसा बच्चा जो लिखने में अक्षम होता है क्या कहलाता है? ऐसा बच्चा जो लिखने में अक्षम होता है वो क्या कहलाता है? ऐसा बच्चा जो लिखने में अक्षम होता है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है। अर्थात बच्चा, ठीक है, अर्थात बच्चा ये ग्राफ नहीं कर पाता, ठीक है, कैसे लिखना है उसको, ठीक है, उसको कैसे लिखना है, बच्चा ये ग्राफ नहीं कर पाता है सही से, उसको कैसे लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगी, डिसग्राफिया, ठीक है, ये जो लक्षण है क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा, ठीक है बच्चे। विकृत लिखावट, ठीक है, ये याद रखिएगा, विकृत लिखावट अगर बच्चे में है तो क्या है, डिसग्राफिया है ना, विकृत लिखावट है तो बच्चे में क्या है, डिसग्राफिया है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या होता है? भाषा अवबोधन से संबंधित अर्थात कोई ऐसा बच्चा है जो अ, भाषा को सही से समझ नहीं पाता है, भाषा को सही से बोल नहीं पाता है ना, भाषा को न लिख पाता है सही से, न बोल पाता है, समझ नहीं पाता अर्थ को। तो ऐसे बच्चे में कौन सी विकार हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे में कौन से विकार हैं? तो ऐसे बच्चों में क्या होगा, अजेफिया होगा, और ऐसे बच्चे में भाषा का दोष होगा, ठीक है। तो ये इसके दोनों के उत्तर हो जाएंगे। अजैफिया क्या होता है? अजैफिया भाषा संबंधी दोष है, ठीक है, भाषा संबंधित क्या है, दोष है, भाषा संबंधित दोष है, ठीक है, ये अक्षमता है। अजेफिया याद रखिए, भाषा से संबंधित दोष क्या है, अजेफिया, उसको क्या कहते हैं, अजेफिया। पूछे जा सकते हैं सवाल, जितने भी हैं सबको शामिल किया गया है, जितने भी विकार हैं सबको शामिल किया गया है इसमें, इसमें से यहीं पे एक आता है अजेफिया, ये क्या होता है, भाषा दोष, आप याद रखिएगा, भाषा दोष को क्या कहते हैं, अजेफिया, ठीक है। एक बच्चे की कॉपी में
लिखने में विपरीत छवियों, दर्पण छवि आदि जैसी गलती मिलती है, यह किस प्रकार की अधिगम लक्षण है? एक बच्चे की कॉपी है, उसमें लिखने में विपरीत छवियों, दर्पण छवि आदि जैसी गलती मिलती है, ये किस प्रकार का लक्षण है? अर्थात क्या है कि बच्चा सपोज कीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है ए, और ये ऐसे लिखा हुआ है बी, और ये ऐसे लिखा हुआ जी, ये क्या है? ये सही है, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, सीधे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या है, बच्चा ए को ऐसे लिख देता है, ठीक है, बी को क्या करेगा, बी को ऐसे लिख देगा, और सी को क्या करेगा, उल्टा बना देगा, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, इस प्रकार से बी लिखा जाता है तो बी बच्चा क्या लिखेगा, इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है। तो जितने भी मतलब अक्षर हैं, अक्षर हैं, उन बच्चों को जो जो बच्चे अक्षर हैं उनको उल्टा जो लिखता है, ठीक है, बच्चा जो अक्षरों को उल्टा लिखता है, इस प्रकार का जो अधिगम लक्षण है वो क्या कहलाता है? प्रश्न ये पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है बच्चे। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, यही पूछना चाह रहा है। तो ये क्या है, ये अधिगम में अशक्तता है, ठीक है, ये क्या है, अधिगम में अशक्तता है। अर्थात बच्चा जब बच्चा समझने में अक्षम होता है, जब बच्चा समझने में अक्षम है, ठीक है ना, जब बच्चा समझने में अक्षम है तो क्या करेगा, लिखने में भी अक्षम है, और बी को ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अधिगम में अशक्तता है। नेक्स्ट है, अजेफिया किस अधिगम अशक्तता का उदाहरण है? ठीक है, अजेफिया किस अधिगम अशक्तता का उदाहरण है? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर बात करी थी, ठीक है। ये क्या है, अजेफिया क्या है, भाषा दोष है, ठीक है। अजेफिया क्या है, ये भाषा दोष है, और क्या हो जाएगा, ये भाषा संबंधित दोष है। याद रखिएगा, सवाल आया नहीं है ना, सवाल आया नहीं है, लेकिन मोस्ट बहुत है, ठीक है। ये क्या है, काफ़ी मोस्ट सवाल है। अजेफिया किस अधिगम आवश्यकता है, तो अजेफिया जो होता है भाषा संबंधित विकार है, ठीक है। अजेफिया भाषा संबंधित विकार है। लिखने की असक्तता किस असक्तता से संबंधित है? लिखने की असक्तता किस असक्तता से संबंधित है? देखिए, डिस्ग्राफिया भी लिखने की असक्तता है, ठीक है। जो लिखने की असक्तता है वो भी डिस्ग्राफिया है, ठीक है। एप्रोक्सिया जो होती है, एप्रोक्सिया ये भी लिखने की असमता है, और डिस्ग्राफिया क्या है, ये भी हमने ऊपर भी बताया था, ये भी क्या है, लिखने की असमता है। डिस्ग्राफिया और एग्राफिया ये तो एक ही होते हैं, ठीक है, ये तो एक ही होते हैं। और एप्रोक्सिया क्या है, ये पढ़ने लिखने से ही संबंधित होती है। एप्रोक्सिया भी क्या है, पढ़ने लिखने से संबंधित होती है, एप्रोक्सिया और डिस्प्रोक्सिया, ठीक है। तो ये लिखने की आवश्यकता होती है, आप इनको याद रखिएगा, सवाल में जरूर आते हैं। एग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, ठीक है। एग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, एप्रोक्सी क्या है, डिस्प्रोक्सिया क्या है, ठीक है। शब्दों की वर्तनी संबंधित आवश्यकता क्या है? शब्दों की वर्तनी संबंधित, है ना, पूछ लेगा। शब्दों की वर्तनी भी होती है बच्चे में, बच्चा वो भी गलती करता है, ठीक है। अक्षरों के क्रम को सही से नहीं लिखता है, ठीक है, उसका क्या है। तो शब्दों की वर्तनी संबंधित अक्षर क्या होती है, इसमें बच्चा क्या है, शब्दों के अक्षर को क्रम से नहीं लिख पाता है। क्या होता है, शब्दों के अक्षर को क्रम से नहीं लिख पाता है। जैसे क्रम को ऐसे लिखा जाना है, या लिखने को ऐसे लिखा जाना है, लिखना, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, इसमें गलती कर देगा, इसमें मिस्टेक कर देगा, ठीक है। इसमें क्या कर देगा बच्चा, मिस्टेक कर देगा, क्योंकि वर्तनी संबंधी दोष है। या तो वो ऐसे लिखेगा लिखना, या क्रम ऐसे लिखा जाता है तो बच्चा इसको क्या लिखेगा, कर्म ऐसे लिखेगा, है ना। तो लिखने से संबंधित जो शब्दों की वर्तनी अशुद्धि है उसको क्या कहता है, उसमें क्या होता है कि बच्चा अक्षरों को क्रम से नहीं लिख पाता है, ठीक है बच्चे। पार्टी ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ इसमें 32 सवाल हैं, और सारे के सारे मोस्ट सवाल हैं, ठीक है। ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 32 सवाल हैं, और 32 के 32 सवाल ये सब क्या हैं, महत्वपूर्ण शैली के सवाल हैं, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण शैली के सवाल हैं, यहाँ से सवाल आता ही आता है, ठीक है। लकड़ी के स्थान पर लड़की लिखा जाना कौन सी आवश्यकता है ना। लड़की के स्थान पर जो लकड़ी बच्चे ने लिख ली है या पढ़ ली है, तो उसमें कौन सी आवश्यकता होती है, इसमें वर्तनी संबंधित आवश्यकता होती है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है, और बच्चा जल्दी में लड़की और लकड़ी में भेद नहीं कर पाता, ठीक है। बच्चा क्या है, लड़की और लड़की में क्या है, भेद नहीं कर पाता है, ठीक है। लकड़ी और लड़की में भेद नहीं कर पाता है, तो ठीक है। तो बच्चा क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगी, शब्दों से वर्तनी संबंधित क्या है, आवश्यकता है, ठीक है बच्चे।
अधिगम असक्त बच्चे, अधिगम अशक्त वाले बालकों की शिक्षा हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऐसे बच्चे जो अधिगम में अशक्त हैं उनमें कौन सी शिक्षा का अ, जो है प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, तो ऐसे बच्चों को मनोवैज्ञानिक विधि से पढ़ाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधि से पढ़ाने से बच्चे के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चे के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है ना। बच्चे के मस्तिष्क पर क्या होता है? सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे बच्चे जो अधिगम में कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को मनोवैज्ञानिक विधि से ही पढ़ाया जाना चाहिए। दिव्यांग बालक के पारिवारिक वातावरण को सुधारकर कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए? दिव्यांग बच्चा है, उसके पारिवारिक वातावरण को सुधारकर कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए? ठीक है, तो ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए जो सभी के लिए सहयोगात्मक हो। ठीक है, ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए जो सभी के लिए सहयोगात्मक हो, सकारात्मक हो। ठीक है, क्या हो? सकारात्मक हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के, दिव्यांग बच्चे का जो पारिवारिक वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार वाला वातावरण होना चाहिए। ठीक है। ब्रेन लिपि की पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था किस श्रेणी या दिव्यांग के बालकों हेतु की जाती है? ठीक है, ब्रेन लिपि क्या है? देखिए, ब्रेन लिपि, इसमें बच्चा क्या है, जो बच्चे दृष्टि से कमज़ोर होते हैं ना, जो बच्चे दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों की जो शिक्षा होती है वो ब्रेन लिपि के माध्यम से की जाती है ना। ऐसे बच्चों की जो शिक्षा होती है वो ब्रेन लिपि के माध्यम से की जाती है। ये एक तरह की बच्चे को सिखाने के लिए क्या है, बच्चे को एक तरीके से सिखाने के लिए एक टीचिंग मेथड है। ठीक है, ये बच्चों को क्या है, एक तरीके से टीचिंग मेथड, और ये किस में काम आता है? ये दृष्टि दोष में काम आता है। ठीक है, दृष्टि दोष में काम होता है। ये वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल। ठीक है, ये पूछा जाता है सवाल। ये वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल ने वैज्ञानिक थे। इन्होंने सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लुई ब्रेल वैज्ञानिक थे और उन्होंने दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चों के लिए क्या किया था? ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने। और जो ब्रेन लिपि है वो दृष्टि दोष से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए आ जाती है। कई बार पूछ लेता है कि ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ये लुई ब्रेन थे। ठीक है, और ये कहाँ के शिक्षाविद थे, कहाँ के अध्यापक थे? ये थे फ्रांस के। ठीक है, लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे, जिन्होंने दृष्टि से दृष्टिहीन बच्चों के लिए क्या किया? जिन्होंने दृष्टि से संबंधित दृष्टिहीन बच्चों के लिए ब्रेन लिपि का विकास किया था। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा ये क्या थे? लुई ब्रेल थे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को किस प्रकार, पटाखा लिख दिया विशेष आवश्यकता वाले बालकों को किस प्रकार, है ना, किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्या करना चाहिए? अन्य बालकों के समान ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, है ना। अन्य बालकों के समान ही, ठीक है, अन्य बालकों के से समान ही शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। अन्य बालकों से अलग नहीं, अन्य बालकों से कम नहीं। ठीक है, अन्य बालकों के समान ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बस कई बार क्या होता है, जो टीचिंग मेथड होता है ना, जो टीचिंग मेथड है, बस उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो अन्य बच्चों के समान ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में निशक्त बच्चों के लिए वर्तमान समय में निशक्त बच्चों के लिए निशक्त बच्चों के द्वारा निशक्त बच्चों के लिए कैसा शिक्षा का संचालन किया जा रहा है? ठीक है, वर्तमान में निशक्त बच्चों के लिए कैसी शिक्षा का संचालन किया जा रहा है? तो वर्तमान समय में ऐसे बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। और इस समावेशी शिक्षा में कौन बच्चे होते हैं? इस समावेशी शिक्षा में ऐसे बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, थोड़े मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? सामान्य बच्चे होते हैं।
यानी कि एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही जगह पर सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें केवल अध्यापक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह सभी प्रकार के, है ना, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देने में क्या करे, टीचिंग मेथड को सीखे, है ना। या आजकल की जो व्यवस्था ऐसी है कि वो टीचिंग मेथड पे क्या है, ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड पे क्या ज़्यादा जोर देती है। नेक्स्ट है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, ठीक है। जो गतिक कौशल हैं, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, क्या कहलाती है, ये डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। तो सवाल कई बार आता आता रहा है, बहुत ज़्यादा आता रहा है, इसको तो रट्टो भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया क्या कहलाती है, ठीक है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट है, जन्म के समय लगी चोट की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है। जन्म के समय जो बच्चे में चोट लग जाती है कई बार, वो मानसिक मंदता क्या कहलाती है, वो जैविक मंदता कहलाती है, ठीक है बच्चे, जैविक मंदता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देते हैं और ये आखिरी सवाल है, दृष्टि दोष से युक्त बालक को कैसी आकृति का ज्ञान देना चाहिए। दृष्टि दोष से युक्त बालक को कैसी आकृति का ज्ञान देना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा दृष्टि दोष से युक्त बच्चा है तो ऐसे बच्चे में, ऐसे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा त्रिआयामी आकृति और स्पर्श द्वारा, ठीक है, त्रिआयामी आकृति स्पर्श द्वारा ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है इसका, एक तो ये ब्रेन लिपि होती है, ठीक है, ब्रेन लिपि, ठीक है, ब्रेन लिपि होती है, जो कि लोई ब्रेल थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और इन्होंने बताया कि त्रिआयामी आकृति के स्पर्श द्वारा, है ना, त्रिआयामी आकृति के स्पर्श द्वारा बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। तो बच्चों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 32 सवाल थे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो पे अगर आप बने रहें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो डाली जाती हैं वो आपको समय से, आपका जो है वीडियो आपको मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।